जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके प्री प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं पवन तिवारी आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले। हम लोग पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में जानकारियां हम लोग ले रहे थे। फिर हम लोग ये भी जानकारियां ले रहे थे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है, कैसे कैसे पदार्थ की अवस्थाओं को पहचानेंगे। उनके अंदर जो कण होते हैं, कणों की गति होती है, घनत्व होता है, स्थितिज ऊर्जा होते हैं, उनके अंदर आकर्षण बल होते हैं, बहुत सारे उनके अभिलक्षणी गुणों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां ली थी। फिर हम लोगों ने ये भी जानकारियां ली थी कि मतलब ये पदार्थ जो हैं इनके लक्षणों के आधार पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ अपने अवस्था को परिवर्तित करते हैं। तो पदार्थ यदि अवस्था को परिवर्तित करते हैं तो ये कैसे करते हैं, किन कारणों की वजह से करते हैं। ये जैसे हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी कि आकार आकृति बदलने की बात जब हो रही थी तो हम बोल रहे थे कि रेफ्रिजरेटर में ये क्या होते हैं ना, इनको रखने पे ये कूल होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद से बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जल की बात की गई थी, कब की गई थी? जब हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, तो मैंने भौतिकी अवस्था में परिवर्तन का एक सटीक उदाहरण लिया था, जिसमें हमने लिया था कि जैसे जो जल है, जल कैसे बर्फ में परिवर्तित हो जा रहा है, बर्फ में परिवर्तित होने के बाद से पुनः जल में परिवर्तित हो रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे थे ना, ये अवस्था में परिवर्तन हो जा रहे थे, मतलब एक द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा था। ये अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहे हैं? हम कूलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये कूलिंग क्यों हो रहा है, क्या किसमें इफेक्ट डाल रहा है, क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं इसके अंदर, ये सारी जानकारियां अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेंगे। और फिर देखेंगे कि ये पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कैसे परिवर्तित करते हैं। इससे पहले हम लोग जैसे व्यवहारिक जीवन में इस उदाहरण को लिए, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में होते रहते हैं जो अपने अवस्था को परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन की अभिक्रियाएं। ऊर्ध्वपातन की अभिक्रियाएं कैसे होते हैं, ये भी अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सबसे सटीक उदाहरण हो गया, जैसे क्या होता है ना कि घरों में कर्पूर, जो कपूर होते हैं ना, कपूर को जब जलाया जाता है ना, तो जलाने के प्रोसेस में वो क्या करता है, वो भी अवस्था परिवर्तन करता है। और क्या करता है, रहता है ठोस, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है साथियों कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है ना, वो जो ठोस होता है ना, वो ठोस द्रवित ना होकर के, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के सीधे गैस में परिवर्तित होगा। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में क्या कह सकते हैं साथियों? ऊर्ध्वपातन के बारे में हम ये कह सकते हैं ना कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने ये पहले इसलिए परिचय करा दिया कि ये भी हमारे व्यवहारिक जीवन में होने वाले एक अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे क्या होता है ना, ठोस से ये गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास होने वाले अवस्था परिवर्तन है जो पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारण है साथियों। तो सबसे पहले यदि देखें तो देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन के मुख्य रूप से दो कारण हमारे पास बन जाते हैं। एक तो ताप में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी तापमान में परिवर्तन होते हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा दाब में परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के मुख्य दो कारण हो जाते हैं, एक ताप में परिवर्तन और दूसरा दाब में परिवर्तन। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं कि ये कैसे अपने प्रभाव की वजह से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने का कारक बनता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान में परिवर्तन कैसे होते हैं और ये कैसे अवस्था को परिवर्तित कर देता है या अवस्था को परिवर्तित करने पे अपना एक प्रभाव डालता है। या तो परिवर्तित कर देगा या करने की कोशिश करेगा, प्रभाव डालेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो तापमान में परिवर्तन के प्रभाव से पहले हम लोग दो टॉपिक पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, एक होगा गलनांक और दूसरा होगा क्वथनांक। तो सबसे पहले देखिए साथियों, पहले से इसलिए मेंशन किया हूं कि हमारे पास समझने के लिए सबसे आसान तौर तरीके मिल जाएंगे। पहले देखते हैं, कह रहा है जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस, अगर किसी न्यूनतम तापमान पे कोई ठोस पिघल जाता है और
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कोई ठोस यदि अगर किसी तापमान पे पिघल करके और ठोस से किसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसमें परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो प्रारंभ जो परिवर्तन प्रारंभ करने की प्रक्रियाएं मतलब स्टार्ट हो रही है ना, जिस तापमान पे वो पिघलना मतलब द्रव में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है ना, वह उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी साथियों, अगर किसी टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सबस्टेंस है यानी कोई ठोस पदार्थ है, और अगर वो ठोस अवस्था में है, अगर जिस तापमान पे वो पिघलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे, मतलब ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे, वही प्रक्रिया वही तापमान वाली प्रक्रिया है, उसकी क्या कहलाएगी? गलनांक कहलाएगी। तो गलनांक क्या होता है ये हमें पता चला कि वो तापमान जिस पे कोई ठोस पदार्थ क्या करता है, अपनी ठोस अवस्था से पिघलने की प्रोसेस प्रारंभ कर देता है, मतलब पिघलने की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है, वह उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। दूसरा हमारे पास साथियों टॉपिक ये होता है, क्वथनांक होता है। अब ये क्वथनांक क्या होता है? तो कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलकर वाष्पित होने लगता है, मतलब वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है। तो वायुमंडलीय दाब मतलब एटॉमिक प्रेशर। एटॉमिक प्रेशर क्या होता है? और हम लोग अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब ताप की भी बात कर रहे हैं। तो ये ताप और दाब की जो बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ये ताप दाब, तो जो ताप होता है वो मानक जो तापमान होता है वो 273.16 केल्विन के आसपास होता है, मतलब 1.16 केल्विन के आसपास होता है। जबकि मानक जो दाब होता है उसको कहते हैं 1 atm। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 mm के बराबर होता है, या कह सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है साथियों? पास्कल होता है, जिसमें दाब को मापते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब जो उस पर प्रेशर पड़ता है ना, बल लगाया जाता है ना, एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो और एरिया जितने एरिया पे वो अप्लाई होता है वो एरिया। जैसे सपोज कीजिए कि ये एरिया है, इस पे मैं फोर्स को क्या कर रहा हूँ? अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब आरोपित कर रहा हूँ। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो क्या होता है उसका मात्रा क्या हो जाएगा? पास्कल। तो ये हमारे पास होते हैं, तो ये मानक ताप और दाब होते हैं। अब कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है, तो वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडल द्वारा एक प्रेशर पड़ता है, कंपलसरी हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, वायुमंडलीय दाब हम लोगों के ऊपर ही पड़ता है, हर पदार्थ के ऊपर पड़ता है। जितने भी वायुमंडल में पदार्थ है उन सभी पदार्थों के ऊपर क्या पड़ते हैं? वायुमंडल द्वारा दाब लगाए जाते हैं, और उस दाब को वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। तो ये वायुमंडलीय जो दाब है उस पर वह एक टेम्परेचर है, वह तापमान जिस पर द्रव उबलकर, मतलब द्रव जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है? उबलना प्रारंभ कर दे रहा है, और फिर उबलने के प्रोसेस प्रारंभ जब करता है तो वाष्पित होने लगता है, मतलब वाष्प में बदलने लगता है। और जब वाष्प में बदलने लगता है तो उसे उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो एक बार पुनः देख लेंगे साथियों कि यदि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलकर वाष्पित होने लगता है, मतलब वायुमंडलीय प्रेशर रहेगा, और वायुमंडलीय प्रेशर पे, इस वायुमंडलीय प्रेशर पे जो इस वायुमंडलीय दाब है उस पे इतने टेम्परेचर को लो, वह तापमान, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड मतलब कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उबलने के प्रोसेस के साथ साथ क्या कर रहा है? वाष्प में बदलना। वाष्प में मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वेपर में जैसे ही कन्वर्ट होने की प्रोसेस प्रारंभ कर देता है, वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, एक तो गलनांक था, दूसरा क्वथनांक था। ये ताप के अंतर्गत आ जाते हैं, ये दाब के अंतर्गत आ जाता है, तो ये जानना जरूरी था। बहुत बार मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, या आप देखिएगा कि आपके खुद जो फाइनल एग्जाम होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में उठा करके और इस क्वेश्चन को पूछ देता है।
तो पूछेगा तो हमको पता होना चाहिए कि कहते किसको है, तभी हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को दे पाएंगे। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ये रियली जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, ताप का जो प्रभाव है, ये कैसे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर, ये कैसे फैक्टर बनता है, टेम्परेचर जो है ये परिवर्तित करने में कैसे अपना प्रभाव डालता है, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ तापमान जैसे शरीर। देखिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ना इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ना साथियों, कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है ना, इनसे उठा करके हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बहुत सारे, या आप लोग सीएचएस में जाइएगा, ओलंपियाड में जाइएगा, आगे के तरफ ही खासकर सिविल सर्विसेज में जाइएगा, बहुत सारे ऐसे रेलवे के एग्जाम हो गए, या किसी भी फील्ड में जाइए ना, और जो साइंस का पोर्शन है ना, उस साइंस के पोर्शन में उठा करके इससे क्वेश्चन क्या करता है, पूछता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे मैं लाऊंगा जो क्लास के लास्ट में मेंशन किया गया रहेगा। वहां पे आप जाके देखेंगे कि इस चैप्टर से अन्य बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आपके सामने दिखाया जाएगा। तो इसको हम बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर के तौर पे लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के लिए, हमारे सिलेबस के तौर पे तो है ही, साथ साथ ये हमारे आने वाले जीवन में कॉम्पिटिटिव जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो इस पे अपना दृष्टिकोण बनाए रखेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ इसको पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं, तो इसमें एक प्रभाव ये देख लीजिए कि जैसे आप लोग क्या होते हैं, जब बीमार होते हैं तो बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का यूज करता है। वो थर्मामीटर है क्या, इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ताप मापने के लिए। तो आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे कि थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़े होंगे लेबोरेटरी का, मतलब एक लैब में जो यूज किए जाते हैं, वो एक क्लिनिकल होते हैं। जो क्लिनिकल होते हैं वो डॉक्टर के पास होते हैं। तो जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर क्या करता है ना, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, उससे क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को मेजर करेगा। और जब मेजर करेगा ना, तो वो यदि टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस से एबव, मतलब हमारा जो शरीर है ना, उसको चाहिए कितने, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यदि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम स्वस्थ हैं। और इससे एबव हो रहा है ना, अगर इससे अधिक जा रहा है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से, तो मेजर करने के बाद डॉक्टर देखेगा कि टेम्परेचर तो अधिक जा रहा है, तो कहेगा कि आपको फीवर है, यानी आपको बुखार है, आप बीमार हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो थर्मामीटर है वो किसको मेजर कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, और उससे पता चल रहा है कि हमें फीवर है या नहीं है। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में एक यूज हुआ ताप का, और किसके माध्यम से, जिससे हम अपने आप को ये जान पाते हैं कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं। तो इसका यूज होता है। तो ये क्या करेगा, बहुत सारे एग्जामों में उठा के पूछ देगा कि मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसको बताना पड़ता है हमको कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऐसे ही इसको केल्विन में भी कन्वर्ट किया जाता है, फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको केल्विन में या फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है, ये सारे प्रक्रियाएं हम लोग सीखेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि ये केल्विन में कैसे इसको चेंज करेंगे और फिर डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या करेगा ना कि ये बताएगा कि कैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। और एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज आप करने जाइएगा, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ना साथियों दिया है ये बात ना कि निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा है। कुछ तापमान मेजर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कर दिए हैं, और फिर कहीं पे फिर आगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित को डिग्री सेल्सियस में, यानी केल्विन में एक जगह चेंज करने के लिए बोला है, एक जगह डिग्री सेल्सियस में। तो हम कैसे करेंगे ये सीखते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है ना, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो कंपलसरी है कि दिया रहेगा केल्विन, केल्विन दिया रहेगा, तो केल्विन का मान
273 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर हमारे पास केल्विन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, केल्विन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दिया रहेगा कितना, डिग्री सेल्सियस। क्या दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस, और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, 273। देखिए साथियों, यहीं पे हम लोग इस फॉर्मूले को सीख सकते थे, लेकिन बताने के लिए मैं बता दिया कि देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि यदि इसको इधर इस साइड भेजे तो ये माइनस में इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। तो ठीक है, इस फॉर्मूले का अब हम लोग यूज करेंगे और यूज करके कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। यदि मान लीजिए दिया हो कि 37 डिग्री सेल्सियस जैसे है तो बॉडी टेम्परेचर, अगर उसको कह दे कि कन्वर्ट कीजिए इसको किस में, अगर कह दे कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का मान हमको दिया रहेगा, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब क्या होगा, 0 1 7 और 3 10 1 11 के 1 और 310। क्या निकालना है हमको, केल्विन निकालना है, तो केल्विन में हमारा आंसर आ गया। केल्विन का वैल्यू कितना आया, 310। तो ये ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्मूला बहुत ही इजी है और आसानी से हम कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जब पीछे जो चैप्टर के पीछे जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज दिया है ना, उसमें आप जाइएगा तो मुझे ये आशा है कि आप बहुत आसान तरीके से उसको कर जाएंगे, एक भी बचेगा नहीं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कोई और उदाहरण ले रहे हैं, सपोज कीजिए अगर मान लीजिए यही है, हमको केल्विन में दिया है, कहेगा कि इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। केल्विन का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, आंसर ये आया है। कहे इसको डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फॉर्मूले पे जाएंगे, केल्विन का वैल्यू कितना दिया है, 310 माइनस फॉर्मूले में क्या है, 273। यही ना फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है, ये हमारा आंसर था ना, जब हम इसको सॉल्व किए थे तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, अब केल्विन का वैल्यू है, हमको क्या फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। तो डिग्री सेल्सियस फाइंड करने के लिए साथियों फॉर्मूला यूज किए, और फॉर्मूले का यूज किए तो हमने क्या किया, उसको माइनस किया। माइनस किया तो कितना आया, 37। तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना आया, 37। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोगों ने जाना कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब बदलते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। फिर मुख्य रूप से तो यही पूछता है ना कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में। जैसे फ़ारेनहाइट में आप लोग जाइएगा ना तो 80, तो जैसे मेजर किया जाएगा ना तो उसके लिए भी फॉर्मूला आएंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग उसको और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है ये इन्हीं दोनों से क्वेश्चन को पूछा है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। और लेकिन एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज में का मैं ये पूरा पूरा कह रहा हूं ना कि अब आप जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर का, वो आप आसानी से कर लेंगे। जाके एक बार आप लोग ट्राई करिएगा एक्सरसाइज की तरफ और आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, ये जो तापमान का प्रभाव था ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि दाब का क्या प्रभाव होता है, दाब कैसे प्रभाव डालता है। फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों मिला के अवस्थाओं को कैसे एक साथ परिवर्तित करते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा का मतलब कैसे प्रभाव इन सबों का किस किस वातावरण में कैसे चेंज करता है। तो साथियों आइए अब इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से देखेंगे कि दाब का क्या प्रभाव होता है। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए साथियों, अब हम लोग देखेंगे ना कि वो जो दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ठीक साथियों, जैसे
ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा था ना, वैसे ही दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। यदि दाब में परिवर्तन करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और यदि किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हमने पहले ही बताया था कि ताप और दाब प्रभावित होते हैं, मतलब ताप और दाब में कुछ ना कुछ चेंजिंग आते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन हो रहा है या दाब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दाब में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि संपीड़न क्या होता है। संपीड़न मतलब यदि किसी लिक्विड को क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। यदि किसी लिक्विड को प्रेशर देते हैं ना, टेम्परेचर को कम करते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, वो उस पे प्रेशर जब पड़ता है ना, टेम्परेचर में चेंजिंग आते हैं ना, या टेम्परेचर को फिक्स भी रखो, प्रेशर दो ना, तो वो धीरे धीरे अपने स्टेट में चेंजिंग करते रहते हैं। तो जो वो प्रेशर की प्रोसेस चलती है ना, उसको कहते हैं लिक्विड को या किसी गैस को दबाव देके जो प्रेशर में रखते हैं, तो वो एक संपीड़न के प्रोसेस होते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे ये कि दाब परिवर्तन के प्रभाव में इस प्रोसेस को अपनाएंगे, और इस प्रोसेस को अपनाते हुए देखेंगे ना कि कैसे इस संपीड़न का प्रभाव ना दाब प्रभाव में कार्य करता है। तो आइए साथियों हम देखते हैं। हम सबसे पहले 3 चेम्बर लेंगे, 3 चेम्बर में संपीड़न के प्रोसेस को कराते हुए उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और फिर देखेंगे कि ये संपीड़न के प्रोसेस कैसे कंप्लीट होते हैं। तो आइए चैम्बर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक हो गया बर्तन, और ये दूसरा, और एक और ले रहा है तीसरा। ठीक है, इन तीनों को लेना है, और हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें हमको क्या भरना है, ये हो गया गैस। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, गैस। एक पिस्टन लगाएंगे इस पे। ठीक है, और इस पे एक हैंडल होगा। फिर दूसरे वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस पे भी क्या होगा, ऐसे ही एक पिस्टन लगा रहेगा। ठीक है, और इस पे भी हैंडल होगा। फिर अगले वाले में भी इसमें भी ऐसे ही लगा रहेगा, और क्या रहेगा, ऐसे हैंडल रहेगा। अब देखिए साथियों, गैस था, पिस्टन लगा हुआ है, चारों तरफ से ये पैक है। अब क्या करेंगे ना, दाब को बढ़ाएंगे। किसको, दाब। दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे ही दाब को बढ़ाएंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे ना, एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, अब बताइए। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो था तो गैस में ना, तो गैस से थोड़ा सा कम पास पास किसके मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के होते हैं ना। ऐसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, कि अब प्रेशर लगा के पास पास कर रहे हैं, संपीड़ित करा रहे हैं। तो जब प्रेशर लगा के गैस को संपीड़ित कराया जाता है, तो प्रेशर लगा के कराएंगे तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो पास पास जब आएंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्शन में चेंजिंग आएगा। ठीक है, सारे चेंज प्रोसेस होने लगेंगे, किसके तरफ कन्वर्ट होंगे। अब ये गैस से किधर, पीछे, मतलब इससे पहले जो था यानी लिक्विड था, लिक्विड की तरफ अपने सारे नेचर चेंज करने लगे। तो चेंज कैसा नेचर कर रहा है, प्रेशर लगाने पे लिक्विड के जैसा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब प्रेशर जैसे ही बढ़ाते गए वैसे वैसे ये किस में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। था कैसा, गैस था, गैस था, और प्रेशर बढ़ाने पे अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में।
और लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है, देखो प्रेशर को और अधिक बढ़ाएंगे, तो जब और अधिक बढ़ाएंगे ना प्रेशर को, तो एलपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टाइप में हो जाएगा। मतलब ये क्या है ना, जैसे जैसे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं ना, तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब गैस है लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब गैस था, अवस्था परिवर्तित होकर किस में आया, लिक्विड में। गैस, गैसीय अवस्था में ये एलपीजी टाइप में हो गया, ये एलपीजी टाइप में हो गया, और फिर ये क्या होगा, लिक्विड। ये किस में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये द्रवित अवस्था में आ गया। था किस अवस्था में, गैस अवस्था में, आ किस आया, द्रवित अवस्था। अवस्था परिवर्तन किया, किसके वजह से किया, तो साथियों हम लोग देखें तो आप लोग कहेंगे कि प्रेशर के वजह से किया। तो गैस अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दे रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसके वजह से, प्रेशर के वजह से। तो साथियों इससे स्पष्ट होता है कि दाब भी प्रभाव डालता है अवस्था परिवर्तन कराने पे, यानी दाब भी अवस्था परिवर्तन कराने का एक कारक हो सकता है या होता है। तो हम कह सकते हैं कि दाब का भी अवस्था परिवर्तन पे प्रभाव पड़ता है। ये हमारे पास सबसे सटीक एग्जांपल हुआ कि गैसीय अवस्था से हम लोगों ने किसमें दाब के प्रभाव से किसमें बदल दिए, द्रवित अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास दाब का प्रभाव था। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होते हैं तो टेम्परेचर से कैसे प्रभावित, मतलब अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, फिर दाब पे कैसे अवस्था परिवर्तन करते हैं, इनका एक साइकिल पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी होगा। और वहां से केवल उस साइकिल को यदि हम समझ जाते हैं ना, तो पूरे समरी को हम लोग समझ जाएंगे। और पूरे समरी को हम लोग समझ जाएंगे मतलब कि वहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड यदि पूछ रहा है, तो बस एक ही साइकिल को देख करके हम लोग और तुरंत जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तर कहां से क्या आ सकता है। तो अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से उस साइकिल को बनाएंगे, और उस साइकिल को बनाने के बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अवस्था परिवर्तन करता है, तो क्या क्या नाम होता है। तो आइए साथियों सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद से उस साइकिल को बनाते हैं। देखिए ये इस साइकिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसी साइकिल के बारे में जानना सबसे जरूरी है। देखिए क्या होता है, अवस्था परिवर्तन तो होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होते हैं, ये चीजें हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे ना कि ये अवस्था परिवर्तन होते हैं तो ना किसमें कैसे परिवर्तित होता है, तो किसी नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेंगे, ये साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। पता है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक ढांचा बना के दे दिया गया है, नाम दे दिया गया, इसके जगह पे ए, इसके जगह पे बी, सी, डी, ई, एफ। तो आपको जाके वहां पे भरना है कि ए का नाम क्या होगा, जैसे संगलन, बी का नाम क्या होगा, जमना, ऐसे। तो ए बी सी डी कोड करके दिया होगा, आपको उसके जगह पे पूरा पूरा नाम लिखना होगा। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। देखिए जब ठोस कोई पदार्थ ना द्रव में बदल जाता है ना, तो उसको संगलन कहते हैं, मतलब गलना, ये जानते हैं। तो उसको गलने की प्रोसेस करते हैं, तो संगलन मतलब गलना। अगर कोई द्रव ठोस में सीधे, द्रव से सीधे ठोस में, तो जमना, जैसे बर्फ का जमना, गलना जैसे बर्फ का गलना। तो क्या होता है, बर्फ ठोस में होता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहते हैं गल गया, और जम गया यदि ठोस में द्रव हो जाए। अब देखेंगे यदि द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, जैसे जल में वाष्पीकरण होता है। ध्यान रखिएगा कि वाष्पीकरण की दर किसी सतह से निरंतर होती रहती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर निरंतर होती रहती है सतह के ऊपर वाले भाग से, ठीक है, वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्या होगा, द्रव का गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या होगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। जबकि अगर गैस द्रव में, तो संघनन के नाम से जाना जाता है। यदि किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो संघनन की प्रक्रिया, जैसे बारिश होती है ना, बारिश होती है तो वो गैस के रूप में ही रहते हैं, जलवाष्प, और फिर क्या होता है, संघनित होके संघनन की प्रोसेस द्वारा वो द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं, तो बारिश के बूंदे जिसे हम कहते हैं, वो बारिश बरसात होने लगती है, ठीक है। तो जब बरसात की प्रोसेस होती है तो वो किसके द्वारा, संघनन की प्रोसेस द्वारा होती है, ठीक है। और द्रव जो वाष्प में गैस बनता है तो वो वाष्पीकरण के द्वारा होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई ठोस पदार्थ, जैसे ऊर्ध्वपातन की बात किए थे, नेफ्थलीन भी हथेली पे, जैसे प्रश्न पूछ देगा कि जब हम नेफ्थलीन हथेली पे रखते हैं तो वो क्या करता है ना,
सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा उदाहरण देगा। फिर पूछता है ना शीतलन की प्रक्रिया, हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो शीतलन की प्रक्रिया में भी कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो ये ऊर्ध्वपातन के बारे में हम बताए थे, फिर यहाँ देखेंगे यदि कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ना, जैसे कपूर जलने की बात कर रहे थे, तो कपूर क्या होता है, वो जो कपूर होता है वो जब घरों में जलाया जाता है तो वो ठोस से द्रव में ना परिवर्तित हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। आइए साथियों एक और चीज जानते हैं, जो हमारे घरों में जो आयोडीन यूज होते हैं, मतलब जो साल्ट, जो नमक यूज होते हैं ना, उस नमक में जो आयोडीन होते हैं ना, तो जब यदि हम उसको गर्म करेंगे ना, तो जो आयोडीन होंगे ना, तो आयोडीन क्या करता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर लेता है, मतलब सीधे क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, वहां से नष्ट हो जाता है। लेकिन वो जो ठोस NaCl रहता है वो वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है, ठोस सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में हो जाता है। और वही गैस यदि ठोस में सीधे परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, निक्षेपण के नाम से जानते हैं। यदि कोई गैस डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको निक्षेपण के नाम से जानेंगे। यदि कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे अवस्था परिवर्तन करते हैं, तो किस तरीके से इसको पहचाना जाता है। तो ये हमारे पास साइकिल के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग साथ ही सीखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मतलब हमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होगा, बताना होगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और कैसे ये इफेक्ट डाल सकते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये होगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों ताप के बारे में। जो टेम्परेचर है ना, ताप है ना, पहला क्या होगा, ताप। ताप जो है ये कैसे इफेक्ट डालता है, तो देखिए साथियों, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यदि ताप को हम बढ़ाएं, व्यवहारिक जीवन में भी हमारे साथ ऐसे होता है, तो वो प्रभाव डालता है। कैसे डालता है कि जब वाष्पीकरण को कैसे, अभी हमने बताया कि वाष्पीकरण की दर सतह से निरंतर होती रहती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, जो द्रव होते हैं वो वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। तो कैसे प्रभाव डालता है, अच्छा साथियों सबसे बड़ा एग्जांपल ये लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे, घरों में जो कपड़े को धुला जाता है, धुलाई किया जाता है ना, मतलब क्लीन करने के लिए धुलाई की जाती है कपड़ों की, उस कपड़ों की धुलाई की जाती है। तो ये बताइए कि अगर हम धूप में ले जाकर के उसको रख रहे हैं सुखाने के लिए और एक को कमरे में रख रहे हैं, कौन सबसे पहले सूख जाएगा। तो कंपलसरी है, आप कहेंगे कि सबसे पहले जो धूप में रखा गया है वो सूख जाएगा, उसके जल वाष्पित हो जाएंगे, और जो घरों में रखा गया है उसके कम होंगे। तो ये क्यों हुए, क्योंकि वो टेम्परेचर ताप के प्रभाव में था। तो ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ताप में बढ़ेगी। ये सिंबल याद रखिएगा, ये बढ़ने की बात है, मतलब ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो ऐसे ही देखिए साथियों, यदि हम जब भोजन पकाते हैं तो हाई टेम्परेचर यदि कर देते हैं, टेम्परेचर को हाई बढ़ाते हैं, मतलब फ्लेम को अधिक करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत तेजी से जो जल होते हैं वो खौलने लगते हैं, मतलब गर्म होने लगते हैं। तो बहुत तेजी से गर्म होने लगते हैं, यानी ताप इफेक्टेड है, ताप प्रभावित है। तो यदि हम ताप को बढ़ा रहे हैं वहां पे, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ने लग रही है। तो इससे साबित होता है कि यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, यदि ताप को घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब दूसरा हमारे पास होता है ना, सेकेंड नंबर हमारे पास होता है हवा, वायु। अब ये क्या होता है, हवा जो होता है, वायु जो होता है, ये कैसे, तो देखिए साथियों, यदि हवा की दर अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। अब यदि वायु की दर को बढ़ाएं तो वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होगी। देखिए कैसे, जैसे क्या होता है ना, देखिए किसी चीज को, गर्म चीजों को ठंडा करना होता है ना, तो हम फैन के नीचे रख देते हैं, या क्या करते हैं ना, हवा चलता रहता है ना, तो
बहुत जल्दी क्या होता है, कोई चीज ठंडा होता है। सबसे सटीक उदाहरण हो गया कि चाय। चाय मेरा फेवरेट है, इसीलिए चाय का उदाहरण ले ले रहा हूं, क्योंकि चाय के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा साथियों कि जब कोई चाय पीता है ना, तो कप में फूंक मारता है। फूंक मारना मतलब हवा के प्रेशर देते हैं। हवा के प्रेशर देते हैं ना, तो जैसे ही हवा का प्रेशर वहां तक जाता है, तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है, वहां से वाष्प को हटा देता है। फिर पुनः क्या होता है, उसके जगह पे नए वाष्प बन के आ जाते हैं। तो जैसे जैसे वाष्प हटते जाएंगे, वैसे वैसे वाष्प आते जाते हैं उसके जगह को घेरने के लिए। तो जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं, तो नीचे का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब चाय पीने जाते हैं तो फूंक मार मार के इसीलिए चाय पिया जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के दर को बढ़ाया जाता है फूंक के माध्यम से। मतलब फूंक मारने के माध्यम से मतलब क्या करते हैं, हम हवा को देते हैं, यानी वायु को देते हैं उसके। तो जब भी हवा का प्रभाव भी क्या करता है, उस पर इफेक्टेड होता है, प्रभावित डालता है। तो हवा की दर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। हवा के प्रेशर कम होंगे, यानी हवा वायु की गति कम होगी, तो क्या होंगे, वाष्पीकरण की दर में कमी आएगी। तो ये दूसरा हमारे पास था कि ये भी इफेक्ट डालता है। और तीसरा हमारे पास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे इफेक्ट डालता है साथियों, तो देखिए, कपड़े को एक जगह इकट्ठे करके और सुखाएं तो जल्दी सूखेगा, कि फैला के सुखाएं तो यही तो है। हम एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। तो जब उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा तो हम क्या करते हैं, इसीलिए कपड़ों को जब सुखाने जाते हैं तो चारों तरफ फैला देते हैं। फैला देते हैं मतलब एरिया को बढ़ा देते हैं। जब भी एरिया बढ़ जाएगा ना, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब वाष्पीकरण की दर में वृद्धि आएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब एरिया को फैलाया जाता है ना, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ते है। उदाहरण के तौर पर एक और ले लेते हैं कि एक ग्लास में पानी को धूप में रखे तो, और एक ग्लास पानी को फेंक दे, मतलब पूरे एरिया पे फेंक दे, तो कौन सबसे जल्दी सूख जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि जो ग्लास में पानी है वो तो बहुत धीरे 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 लंबा प्रोसेस लेगा, लेकिन जिसको एरिया में फेंक देंगे वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया, क्षेत्रफल बड़ा हो गया। तो क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ गई, और जैसे ही एरिया बड़ा होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। इसीलिए कपड़ों को क्या किया जाता है, फैला के सुखाया जाता है साथियों, कि एरिया इंक्रीज कर जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि आएगी। तो क्षेत्रफल भी क्या अपना प्रभाव डालता है, कि जब क्षेत्रफल बड़ा होता है तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर में कमी आ जाती है। अब हमारे पास चौथा होगा साथियों, चौथा क्या होगा, आर्द्रता। चौथा क्या होगा, आर्द्रता। अब देखिए साथियों, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब समझिए नमी। नमी, नमी से हम लोग समझेंगे आर्द्रता के बारे में। तो ये बताइए कि अगर हम किसी आर्द्र जगह पे, नमी पे ले जाके किसी गर्म चीज को रखें, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। ये सोचने वाली चीज है। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि अगर नम जगह पे, मतलब ठंडे जगह पे ले जाकर रखेंगे, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी। आर्द्रता को यदि बढ़ाएं, मतलब नमी को बढ़ाएं, तो वाष्पीकरण की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। और अगर आर्द्रता को घटाएं तो वाष्पीकरण की दर, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं साथियों। याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यदि हम तापमान को बढ़ा रहे थे तो वाष्पीकरण की दर में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। हवा को बढ़ा रहे थे तो भी वृद्धि हो रही थी। क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे तो भी वृद्धि हो रही थी। लेकिन आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। और आर्द्रता को घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो ये ठीक इन तीनों से उल्टा वर्क, मतलब कार्य कर रहा है। वर्क इसका क्या है, उल्टा है। यदि नमी को बढ़ाएंगे तो गर्म होने की प्रक्रिया बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये भी है कि आर्द्रता को यदि बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है। मतलब उदाहरण के तौर पे, बरसात के दिनों में जल्दी कपड़ा सूखेंगे या गर्मी में जल्दी कपड़ा सूखेंगे, तो कहेंगे कि गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखेंगे। पता है क्यों, टेम्परेचर रहेगा तो धूप रहेगा, तो जहां पे नमी नहीं रहेगी वहां पे कपड़ा जल्दी सूखेगा, जहां पे नमी रहेगी वहां पे कपड़ा टाइम लेगा सूखने में, मतलब धीरे धीरे सूखेगा। तो इससे स्पष्ट होता है जहां पे आर्द्रता है वहां पे वाष्पीकरण की दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जहां पे आर्द्रता कम हो रहा है वहां पे वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो रही है। तो क्या ताप इफेक्ट डाला
हवा जो था, वायु, वो इफेक्ट डाला, एरिया इफेक्ट डाला, आर्द्रता इफेक्ट डाला, मतलब ये क्या हुआ कि ये भी इफेक्ट डाले। ठीक है साथियों, तो ये सब मतलब अपना प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव के वजह से हम लोग क्या देखें कि कैसे कैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, कैसे ये अपना प्रभाव डालते हैं साथियों। तो देखते हैं, अब फिर से हम लोग इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हमारा अब लास्ट टॉपिक बचा है, उस लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद से ये हमारे लिए चैप्टर समाप्त हो जाएंगे साथियों। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जी हाँ साथियों, अब हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण कैसे शीतलन होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो बहुत सारे हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन के उदाहरण लेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलन, शीतलन मतलब वही ठंडी, मतलब वो कूल कैसे हो जाते हैं, ठंडे कैसे हो जाते हैं, शीतलन की प्रक्रिया में कैसे आते हैं वाष्पीकरण के कारण। तो इसका हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन से उदाहरणों को लेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे कि कैसे शीतलन की प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण के कारण। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको हम लोग देखेंगे, एकदम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जैसे अगर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो मतलब उसमें से टेम्परेचर निकलता जाएगा। तो यदि किसी चीज को बंद करके रखे तो, गर्म चीजों को बंद करके रखे तो, और खोल के रखे तो, अगर उसके एरिया को खोल के रखे तो जल्दी ठंडा होगा कि बंद करके रखे तो साथियों आप लोग कहेंगे कि ऊपर वाले भाग को, हिस्से को खोल के रखा जाए तो जल्दी से ठंडा होगा। इसीलिए किसी चीज को, अगर गर्म चीजों को कहीं पे पैक करके रखना होता है, मतलब ठंडा करना होता है, पैक है ठंडा करना, तो खोल लेते हैं, मतलब उसके ऊपर वाले एरिया को ओपन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब शीतलन की प्रक्रिया में आ जाता है। ऐसे ही एसीटोन को जब हम अपने हथेली पे लेते हैं ना, एसीटोन एक कंपाउंड हो गया जिसको बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, या जो आपका एग्जाम चलता है, एग्जाम में यही पेपर में पूछता है ना कि एसीटोन को जब हम अपने हथेली पे रखते हैं तो शीतलन की प्रक्रिया होती है, कैसे समझाइए। तो जैसे ही एसीटोन को हम अपने हथेली पे रखेंगे ना साथियों, तो उसका टेम्परेचर होता है कम, हमारे हथेली का टेम्परेचर होता है अधिक। अब अधिक होता है तो हमारे हथेली का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का टेम्परेचर है हमारे 37 डिग्री सेल्सियस से कम। तो जब हम रखेंगे या बर्फ को ही रखते हैं तो शीतलन महसूस, ठंडक महसूस होता है। क्या होता है ना, हीट ट्रांसफर होने लगता है साथियों। मतलब क्या होगा ना, हमारे शरीर से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने लगेगा किधर, कम वाले की तरफ, अधिक से कम वाले की तरफ। अधिक कहाँ है, हमारे शरीर में है टेम्परेचर, कम किधर है, एसीटोन की तरफ। तो जैसे ही एसीटोन को हथेली पे रखते हैं तो हमारे हाथ का टेम्परेचर उधर जाने लगता है, तो हमको कूल, ठंडा, मतलब शीतलन महसूस होने लगता है। और सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे ठंडी के मौसम में ठंडी क्यों लगती है। तो देखिए साथियों क्या होता है, बाहर का जो वातावरण होता है ना, बाहर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। तो क्या होता है, प्रभाविक है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है हम अधिक से कम के तरफ, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होने लगता है। तो जो बाहर के वातावरण है ना, उनका टेम्परेचर कम होता है, हमारे शरीर का अधिक होता है। तो हमारे शरीर से टेम्परेचर बाहरी वातावरण में ट्रांसफर होने लगता है, इसीलिए हमको क्या होने लगता है, 37 डिग्री सेल्सियस से कम जैसे ही होने लगता है, मतलब टेम्परेचर ट्रांसफर होता है ना, तो हमको कूल, मतलब शीतलन महसूस होने लगती है। ऐसे ही हथेली को भी शीतलन महसूस होने लगती है। फिर साथियों जैसे अभी गर्मी के जो मौसम चल रहे हैं ना, तो गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं ना, कूलर का यूज करते हैं। कूलर का यूज करते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा शीतलन का उदाहरण हो गया। देखिए कैसे शीतलन का उदाहरण हो गया साथियों, कि कूलर में हम लोग पानी को, जो जल है उसको डाल देते हैं, और क्या करते हैं ना, जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो जो जल के कण है ना, वो जो वातावरण, बाहरी वातावरण है ना, इसमें जो टेम्परेचर है ना, जो हमारे रूम के तापमान है ना, उससे जाके उसके कणों से ये इसके कण टकराते हैं, जल के कण, और क्या होते हैं, हीट ट्रांसफर हो जाते हैं। हीट ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, हमको वो रूम ठंडा लगने लगता है, या हमको शीतलन महसूस होने लगता है। तो ये कूलर भी सबसे अच्छा एक उदाहरण हो गया शीतलन का। फिर हम लोग देखेंगे ना कि साथियों की गर्मी के दिनों में ना, देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उन घड़ों में क्या करते हैं, जल को ना रखते हैं ठंडा करके, और उसको पीने के लिए। तो इसमें कैसे शीतलन की प्रक्रिया होती है, तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं,
जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, तो इनमें छोटे 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 कणों से मिलके बने होते हैं, तो इनमें बारीकी बारीकी बहुत सारे होल्स होते हैं इसके सतहों में, ठीक है। तो क्या होते हैं ना, जल के जो कण होते हैं ना, वो इधर धीरे धीरे साइड में आ जाते हैं, कूल करने लगते हैं, मतलब इससे पास करने लगते हैं एयर। तो जब पास करने लगते हैं ना, तो इनके जो बीच के होल गैप होते हैं ना, होल्स होते हैं, उनके थ्रू पास करने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ट्रांसफर करने लगते हैं हिट को ट्रांसफर करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ये शीतलन महसूस करते हैं, तो उनके थ्रू आता है और वो ठंडक महसूस होता है। इसीलिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो उनमें छिद्र के वजह से, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं की वजह से वो शीतलन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। सबसे अच्छा उदाहरण आइए फिर एक देखते हैं हम लोग। जैसे क्या करते हैं कि अभी मैं पिछले बार जब ताप का प्रभाव पढ़ा रहा था शीतलन की प्रक्रिया, जब फूंक मारेंगे तो हवा जाएगा तो हमारे मुख का जो हवा है वो क्या है, वो ठंडा है और वो जो कप है जिसमें चाय है, उसकी जो टेम्परेचर है वो अधिक है, तो हीट ट्रांसफर होगा किस वाले एरिया का, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले, चाय के ऊपर वाले एरिया का, जहां पे फूंक मारे हैं वहां पे हीट ट्रांसफर हो गया, तो चाय का टेम्परेचर कम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं चाय को। तो चाय को पी लेते हैं, तो इससे क्या हुआ, ये भी शीतलन की प्रक्रिया में सहायता हो रही है, जो फूंक मार मार के हम लोग पी रहे हैं चाय को, उसमें भी। और एक क्या होता है ना साथियों, कि जब भी आप देखिएगा ना कि गर्मी के दिनों में ना हम लोग क्या करते हैं ना, बोतल में पानी को भर के लाते हैं ना, तो ठंडे जल को यदि भर के लाएंगे और बाहर से पूरे सरफेस को क्या किया जाएगा ना, बोतल के सरफेस को पूरे बाहर से क्लीन कर दिया जाएगा, पूरे साफ कर दिया जाएगा। और साफ करने के बाद से ना, जब इसमें जल को भरा जाएगा और रखा जाएगा ना, तो देखिएगा कि इसके बाहर बूंद बूंद जैसे होने लगते हैं, इस बोतल के बाहर बूंद बूंद जैसे होने लगे। ऐसे हाथ लगाइएगा तो आपके हाथ में जल आ जाएंगे, जबकि पानी अंदर थे और पूरा साफ कर दिए थे, पूरा क्लीन करके इसको पूरा साफ करके और रखा गया था, फिर पता चला था। तो ऐसा देखने में प्रतीत आपको होगा कि वो जल जैसे अंदर से आया हो, लेकिन साथियों वो अंदर से नहीं आता है। जो बोतल के अंदर जल होते हैं ना, उनका टेम्परेचर होता है कम, और जो बाहरी वातावरण होता है उनका टेम्परेचर होता है अधिक। और हम लोग जानते हैं कि जलवाष्प होते हैं, मतलब गैस के रूप में जल होते हैं, किसमें, बाहरी वातावरण में। वो जैसे ही आते हैं ना इस बोतल के संपर्क में, तो इस बोतल के संपर्क में जैसे ही आएंगे तो अंदर वाले जल का टेम्परेचर क्या है, कम है, बाहर वाले का अधिक है। बस क्या करेगा ना, ये अपना अधिक वाला टेम्परेचर अंदर वाले को दे देगा। जैसे ही इसके टेम्परेचर में आएगा तो था कैसा, गैस, अब कैसा हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो आर्द्र प्रक्रिया में आ जाएगी, आर्द्र प्रक्रिया में आ जाएगी तो जल में परिवर्तित हो जाएगी और इसके सतह पे बूंद बूंद जैसे दिखने लगेंगे। यानी जो बाहर के जल थे, जलवाष्प के रूप में जो वातावरण में, हवा में जो जल थे, वो जल आके यहाँ पे ताप को ट्रांसफर करके, मतलब टेम्परेचर को ट्रांसफर करके कूलिंग, मतलब शीतलन की प्रक्रिया प्राप्त कर लिया और जल में परिवर्तित हो गए। तो इसके बाहर हमको जल के बूंद दिखने को मिलते हैं, जिसको हम फिर अगर हाथों से टच करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे जल है, पूरा हाथ भीग जाते हैं जल से। तो वो बाहरी वातावरण के होते हैं, वो भी शीतलन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं साथियों। तो ये शीतलन की प्रक्रियाएं ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो शीतलन की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। ऐसे हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, इस पे हम लोगों ने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर लिया। और कुछ एक्सरसाइज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमारे वीडियो के लास्ट में मेंशन रहेंगे। और वो क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे मुझे ये साबित करना है ना कि ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे सिलेबस के अलावा हमारे आने वाले फ्यूचर तक, जैसे IAS PCS सिविल सर्विसेज में जाओ या अन्य किसी भी फील्ड में जाओ ना, इन सब चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे रहते हैं। बस यही रहता है अंतर ना, कि थोड़ा माइंड को यूज किया जाता है, कि तुम्हारे सोचने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा के और उसके बाद से प्रश्नों को रखा जाता है। लेकिन रहता कहाँ से, यही से रहता है। तो वैसे वैसे प्रश्न कुछ रहेंगे जो अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उसको हमारे इस वीडियो के लास्ट में उन सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया जाएगा। उसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से इस हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे।
और फिर इस सिलसिले को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हुए फिर हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे। कुछ इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जानेंगे। उसके बाद से हम लोग फिर अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे और फिर अगले चैप्टर को और अच्छे तरीके से, इससे भी और बेटर तरीके से कोशिश ये किया जाएगा कि हम लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे केमिस्ट्री पे पकड़ बनता जा रहा है, आप सबका भी हमारा भी समझाने का तौर तरीका चेंज होता जा रहा है, ताकि हम किस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बता सके या समझा सके कि केमिस्ट्री पे कैसे पकड़ बनाया जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।